तो कल हमने चालू कर दिया था एसिम्टोट्स ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, तो एसिम्टोट्स क्या थी? टेंजेंट्स एट इंफिनिटी, कोई इनफाइनाइट पॉइंट्स पे टेंजेंट ऐसा लगे जो टच कर रही है लेकिन एक्चुअली में टच नहीं करती। ठीक है, हाँ आर्यन, तो ये सब हमने डिराइव वगैरह करके एसिम्टोट्स देखा था। y बराबर प्लस माइनस b बाई एक्स आती है, और अगर उसकी कंबाइंड पेयर ऑफ एसिम्टोट्स लिखी जाए तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 0 आ जाता है। दैट इज हाइपरबोला में 1 होता है, इधर 0। और कंजुगेट हाइपरबोला की भी सेम ही एसिम्टोट्स आती है, हमने देखी। और फिर कुछ प्रॉपर्टीज देख ली थी। इसेंट्रिसिटी इक्वल टू सेक थीटा वेयर थीटा इज वेयर 2 थीटा इज एंगल बिटवीन एसिम्टोट्स, ऐसा बोल सकते हैं। फिर ये 10 2 थीटा देखा था, और क्या क्या देखा था। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी √2 होती है, और वो थीटा 45 तो 90 हो जाएगा एसिम्टोट्स के बीच का एंगल। ठीक है, फिर ये P इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, और ये CQR का एरिया ऑफ ट्राइंगल AB रहता है हमेशा फिक्स्ड। ये सब देखा था हमने। और लास्ट वाला हमने ये देखा था पॉइंट कि अगर कोई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या होगा? एंगल RCQ 90 डिग्री होगा। तो RCQ 90 डिग्री है, तो RQ विल बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल, अगर CQR से अपन सर्कल बनाए तो। एंड अगर RQ इज द डायमीटर, तो उनका मिड पॉइंट कौन है? P, तो P विल बी द सेंटर। आर्यन समझ में आ गया? हाँ दीपांशु, फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहे हो? इसेंट्रिसिटी हमने निकाली कि सेक थीटा होगी अगर टेन थीटा बी बाई ए है, तो मतलब टेन थीटा बी बाई ए होगा, तो बी बाई ए को उधर टेन थीटा डाल दिया इधर इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले में, तो 1 + tan² थीटा सेक थीटा आ गया। तो इसेंट्रिसिटी बराबर सेक थीटा वेयर थीटा क्या है? वो एक्स एक्सिस या ट्रांसवर्स एक्सिस और एसिम्टोट के बीच का एंगल। चलो यहां तक क्लियर सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब एग्जांपल्स चालू करते हैं। तो पहला एग्जांपल, फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला with asymptotes with asymptotes 3x plus 4y बराबर 2 and 4x minus 3y बराबर 2। ठीक है, तो फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला विथ एसिम्टोट्स दिस एंड दिस। तो देखो ये एसिम्टोट्स, हाँ आर्यन ये थोड़ा सा सही कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, है ना? थोड़ा सा देखो, तो ये एसिम्टोट्स पहली बात तो ओरिजिन से पास करने वाली नहीं है ना? तो सेंटर कहीं और है हमारे हाइपरबोला का। ठीक है, इतना पता चलता है। बाकी अगर इसेंट्रिसिटी बोल रहा है तो एसिम्टोट से कुछ लेना देना होता है इसेंट्रिसिटी का, है ना? अभी देखा ना अपन ने इसेंट्रिसिटी और एसिम्टोट्स का क्या लेना देना होता है। हाँ आर्यन, इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करो, क्या बोलना चाह रहे हो? नहीं, तुम तो बोल रहे हो कि आंसर 1 होगा आर्यन, अगर ऐसा बोल रहे हो तो। हाँ दीपांशु, ये सही ऑब्जर्वेशन है, ये सही ऑब्जर्वेशन है। तुमको एसिम्टोट्स कैसे दिख रहे हैं? एसिम्टोट्स आर परपेंडिकुलर, तो बस यही सोल्यूशन है। तो एसिम्टोट्स के बीच में एंगल 90 है, तो 90 मतलब वो बीच में 45 है, तो ये 45 और 90 वाला कॉम्बिनेशन कौन से हाइपरबोला में होता है? तो एसिम्टोट्स आर परपेंडिकुलर, इसका मतलब है हाइपरबोला इज रेक्टेंगुलर, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी कितनी होती है? √2। तो मतलब इसमें कुछ करना ही नहीं था अपने को, तो हमें बस ऑब्जर्व करना था
कि हाइपरबोला एसिम्पटोट्स परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चंस भी बन जाते हैं बस ऑब्जर्वेशन के, और ऑब्जर्व नहीं किया तो फिर थोड़ा सा फंस जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर ऑब्जर्व नहीं किया तो भी हम यही सोचेंगे ना कि एसिम्पटोट्स के बीच में एंगल कितना है, क्योंकि वो 2 थीटा होता है और इसेंट्रिसिटी सेक थीटा होती है। तो वहां से भी अपन फिर अप्रोच करके करते आगे। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सभी को? आगे बढ़े। तो देखो, हाइपरबोला हमने देखा कि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1 होता है। पीए, पीए मतलब क्या? पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स। उसको लिखना है ऊपर तो लिख लो, पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स। वो हमने क्या देखा? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 0। और एक और कंजुगेट हाइपरबोला, कंजुगेट हाइपरबोला वो होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर -1। तो इन तीनों में सिर्फ कांस्टेंट्स का डिफरेंस होता है 1, 0 और -1, है ना? तो अगर ये इक्वेशंस जनरल 2 डिग्री इक्वेशन में भी आ जाए, मतलब मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि हाइपरबोला ऐसा भी गिवन हो अपने को, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो वहां हम बोलेंगे पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स क्या होगा? बस वही होगा जिसमें कांस्टेंट का फर्क होगा। तो पूरी इक्वेशन सेम रहने वाली है, बस c की जगह c डैश कर दो, c की जगह c डैश कर दो। एंड कंजुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन भी पूरी की पूरी ये सेम रहने वाली है, सिर्फ c डैश की जगह c डबल डैश कर दो। ठीक है, और हाइपरबोला वाला कांस्टेंट, पीए वाला और सी एच वाला, ये तीनों एपी में रहते हैं। अपन ऐसा बोल सकते हैं 1, 0, -1, मतलब हाइपरबोला और कंजुगेट हाइपरबोला। अगर इसको जैसे तुम ए बोल लो, इसको बी बोल लो, इसको सी बोल लो, तो ए प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू बी, मतलब एबीसी एपी में रहते हैं, ऐसा मैं बोलना चाह रहा हूं। तो हाइपरबोला पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स और कंजुगेट हाइपरबोला, तो हम बोलेंगे सी प्लस सी डबल डैश बाई टू इज इक्वल टू सी डैश, दैट इज सी सी डैश सी डबल डैश एपी में रहते हैं, है ना? तो हाइपरबोला पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स बीच में एंड कंजुगेट हाइपरबोला, तो ये तीनों के जो कांस्टेंट्स रहते हैं वो एपी में रहते हैं। नोट करो इतना। वो एबीसी में बस कांस्टेंट्स को बोल रहा हूं, ठीक है? लिखना है तो लिखना, नहीं तो रहने देना। तो एबीसी आर इन एपी, इसलिए बोला था मैंने बस। नहीं नहीं नहीं, 1, 0, -1 हमेशा नहीं होंगे, मतलब ये तो स्टैंडर्ड वाले में रहते हैं। ठीक है, वो जब पूरी 2 डिग्री की इक्वेशन लिखी है तो उसमें कुछ भी हो सकते हैं, है ना? मतलब मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, कौन रोक रहा है? तो जरूरी थोड़ी है 1, 0, -1 हो। बस एपी में रहेंगे अपन, इतना ध्यान रखेंगे। नोट किया सभी ने? आगे बढ़े क्या? कर लो, बाकी लोग भी कर लो। चलो ठीक है, तो एग्जांपल लिखो फिर। अब इन्हीं पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला पासिंग थ्रू ओरिजिन
which has 3x minus 4y plus 7 बराबर 0 and 4x plus 3y plus 1 बराबर 0 as its asymptotes. Find equation of hyperbola passing through origin which has this and this as its asymptotes. ठीक है, वापस से दोनों परपेंडिकुलर आ गई है, लेकिन आई थिंक इससे अब कुछ कर नहीं पाएंगे कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है, इसेंट्रिसिटी √2 है। उससे अच्छा कोई और दूसरा तरीका सोच सकते हैं, जो अभी ऊपर जो हमने चीजें सीखी अभी, तुम्हारे पास दोनों एसिम्प्टोट्स हैं, तो उससे क्या कर सकते हो? दोनों को मल्टीप्लाई करके, सही बात है, पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन लिख सकते हो, लिखो, है ना। तो जरूरी नहीं है कि हर बार परपेंडिकुलर दिया है तो इसेंट्रिसिटी पे ये बन जाए, पर हाँ, अच्छा ऑब्जर्वेशन है कि इसेंट्रिसिटी √2 आएगी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहेगा, है ना, पर उससे फिर आगे कुछ कर नहीं पाएंगे, पर उससे बेटर तरीका अपने पास है। हाँ बिल्कुल सही दीपांशु, चलो बहुत बढ़िया सोच रहे हो सभी लोग, फटाफट इनको मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारा वो आएगा पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स। निकालो पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन, पूरी कंप्लीट जनरल 2 डिग्री वाली। देखो तो ये बन रहा है क्या, 12x² माइनस 7xy माइनस 12y² प्लस 31x प्लस 17y प्लस 7 बराबर 0। तो ये बनी पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन। ठीक है, तो अब हाइपरबोला के लिए, ठीक है, किसने, दीपांशु ने तो बता दिया, बाकी लोग भी बता दो। हाइपरबोला के लिए क्या करें, हाइपरबोला की इक्वेशन चाहिए, तो हाइपरबोला की इक्वेशन ऑलमोस्ट सेम रहेगी, मतलब ऑलमोस्ट मतलब पूरी, सिर्फ कांस्टेंट डिफर होगा, सही बात है। तो कांस्टेंट क्या होगा, हाँ तो अरियंत इतना भी क्यों करना है ना, सिंपली कांस्टेंट 0 होगा, क्योंकि ये हाइपरबोला 0 0 से पास करता है, और 0 0 से तभी पास करेगा जब उसका कांस्टेंट 0 हो, है ना, क्योंकि x और y को 0 डालोगे तो सब 0, कांस्टेंट अगर कुछ हुआ तो फिर वो 0 नहीं बचेगा, है ना, तो इसलिए कांस्टेंट 0, ठीक है, मतलब सी मान के बात बराबर ही हुई। तो ये सब अपन कर सकते हैं, बढ़े आगे। फाइंड इक्वेशन ऑफ asymptotes of hyperbola 3x² plus 10xy plus 8y² plus 14x plus 22y plus 7 बराबर 0। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 8y² प्लस 14x प्लस 22y प्लस 7 बराबर 0, ये है हाइपरबोला। तो हमें निकालना है
एसिम्पटोट्स की इक्वेशन। सबसे पहला लॉजिक तो यही कि इक्वेशन होगी सेम, तो बस प्लस के बराबर 0 होगा। लेकिन अब के कैसे निकालें? अब बताओ के कैसे निकालें? अरियंत उसमें तो सी आता ही नहीं ना। एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी में तो सी का कोई रोल ही नहीं है, ये बेसिकली इस इक्वेशन का सी है ना। और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी मेरे ख्याल से है, हाँ 8 3 24 और 25, तो 25 ग्रेटर देन 24 है, तो ये रियल स्ट्रेट लाइंस है। कुछ और सोचो। हाँ कोई बात नहीं ना, तो पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स एक्चुअली होता क्या है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन। और क्या हर 2 डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है क्या? हाँ सही बात है आर्यन। तो अगर तुमको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं, है ना, ऐसे मतलब। हाँ तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को तभी रिप्रेजेंट करेगा जब इसका डेल्टा 0 होगा। डेल्टा याद है सबको क्या होता था? ए बी सी प्लस 2FGH। चलो आगे का मैं नहीं बताऊंगा, तुम खुद एक बार लिख के देखो तुम्हें याद है कि नहीं। इतना तो हिंट मिल गया तुमको, ABC प्लस 2FGH। आगे क्या होता था एक बार खुद से देख लो, फिर बताता हूं मैं। तो ABC प्लस 2FGH माइनस एफ स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। हाँ ये होता है। हाँ प्रशांत सही बात है ना, इतना सब लोग टाइप भी कर लेते हो फटाफट तुम लोग। चलो बढ़िया है, निकालो। तो C हमारा K है, K की वैल्यू निकालो। K बताओ किसी का आ रहा हो तो। कैलकुलेशन लेंदी जा रहा है क्या? हाँ थोड़ा लेंदी जा रहा है। माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। ठीक है, मतलब निकाल सकते हो यार इतना तो। 24K माइनस 25K, तो K इधर आ जाएगा। निकालो, आ जाएगा। ठीक है इतना तो कर सकते हैं। हाँ ऋषभ ये करेक्ट है, प्रशांत नहीं, ज्यादा बहुत ज्यादा दूर चले गए। 70 इंटू 11, तो ये माइनस 121 इंटू 3, तो 363, और 8 इंटू 49 396,
नहीं 396 नहीं 392। 8 कम 400 में। चलो तो क्या आ रहा है यहाँ से 15 आ रहा है ना। क्योंकि ये क्या बन रहा है 755 सही है। आ गया सबका। बढ़े आगे बढ़े। चलो एक अगला इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ना। हाँ चलो ठीक है आ गया तो, लेकिन इसमें एक चीज और बता दो कि हाइपरबोला में 7 था, हाइपरबोला में कांस्टेंट 7 था, पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स में कांस्टेंट 15 आया, तो कंजुगेट हाइपरबोला में क्या आएगा। नहीं वो गलत है, -8 जिसने जवाब दिया ये मैं हूं। हाँ ठीक है दीपांशु। नहीं प्रशांत गलत है, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। अरे सिंपली H फिर PA और फिर कंजुगेट हाइपरबोला, AP में रहना है तो इसमें +8 हुआ है तो इधर भी +8 होएगा तो 23 आएगा। ठीक है हाँ प्रशांत अब करेक्ट है, वो -8 वाला गलत चला गया है ना। चलो एंड एक और चीज मेरे को बताओ, अगर तुम लोगों को याद है कि नहीं देखते हैं, ये जो हाइपरबोला दिया है क्या इस हाइपरबोला का सेंटर निकाल सकते हो। हाइपरबोला का सेंटर मेरे को दो तरीके सूझ रहे हैं, मेरे को दो तरीके क्लिक कर रहे हैं, देखो तुमको क्या क्लिक कर रहा है। सेंटर ऑफ हाइपरबोला कैसे निकालोगे, तुम्हारे पास एसिम्पटोट्स की इक्वेशन भी है, ये भी थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। सिद्धार्थ कैसे निकाला, निकालना नहीं था वैसे तो मैं बस पूछ रहा था, पर निकाल लिया तो बेटर है। पर निकाला कैसे सिद्धार्थ। नहीं ये कहां से आया 14/2 और ठीक है अरियंत एक तरीका बिल्कुल हाँ ही होगा। अरे सिद्धार्थ वो सर्कल में पढ़ा था अपन ने, मैंने कब पढ़ाया ये, है ना, मतलब गलत समझ के मेरे ऊपर डाल दिया कि मैंने पढ़ाया। हाँ ठीक है दीपांशु। सिद्धार्थ वो चीज हमने सर्कल में देखी थी, सिद्धार्थ वो चीज हमने सर्कल में देखी थी कि कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y को डिवाइड बाय 2 करके और नेगेटिव साइन भी लगाते थे तो उससे सेंटर ऑफ सर्कल आता था। मैंने इधर कहां सिखाया, ऐसा कुछ नहीं होता सिद्धार्थ समझ जाओ ठीक है। चलो फिलहाल एक तरीका तो दो तीन लोगों ने सोचा कि अगर हम पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स को सॉल्व कर ले, तो पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स क्या है, दो लाइंस है, तो वो दोनों लाइंस की इक्वेशन निकाल लें और जहां वो इंटरसेक्ट करेंगे वही होगा सेंटर, क्योंकि एसिम्पटोट सेंटर पे ही इंटरसेक्ट करते हैं। और पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स निकाल भी सकते हो, मतलब अलग अलग। कैसे सीखा था अलग अलग, या तो दोनों इक्वेशंस को स्प्लिट करके, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। किस 10 को स्प्लिट किस में करोगे जरा बोलो तो, 8 3 24 प्रोडक्ट में है तो 10 को किस में स्प्लिट करोगे। हाँ ठीक है 6 और 4 में, तो स्प्लिट करके फिर वो +C1 +C2 लगाते हैं। आई थिंक सबको तरीका याद होगा, एक तरीका वो होता है, दूसरा तरीका होता है इसको क्वाड्रेटिक बना के क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगाना, -b + -√b² -4ac/2a।
तो ये दोनों तरीकों से तुम एसिम्पटोट्स की अलग अलग इक्वेशन निकाल सकते हो और देन उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हो। लेकिन ये अपना लिया अपन ने लेंदी तरीका, इससे आसान तरीका अपने पास था, ये मैंने तुमको उधर ही बताया था, किधर, स्ट्रेट लाइंस में ही, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में। क्या बताया था कि अगर तुम्हें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो तुम इस फंक्शन को f मानो एंड del f by del x बराबर 0 और del f by del y बराबर 0 को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आता है। एंड अगर यही चीज किसी कर्व के लिए अप्लाई करें तो उसका सेंटर आता है। वहां लिखा था हमने फॉर कोनिक, इससे सेंटर आता है। तो किससे आता है सेंटर, वापस बता देता हूं। ये हाइपरबोला की जो इक्वेशन है, इसको एक f मानो फंक्शन ऑफ x, y, तो del f by del x बराबर 0 एंड del f by del y बराबर 0। ये del f by del x क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। जाके चेक करना स्ट्रेट लाइन, अपना पूरा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वहां ये कंसेप्ट अपन ने लिखा था। तो एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूं। कोई सेंटर पूछ रहा है तो सीधा सीधा del f by del x बराबर 0, del f by del y बराबर 0, दो इक्वेशंस निकालो, उनको सॉल्व करो, जो पॉइंट आएगा वही तुम्हारा सेंटर होगा। तो एक तरीका वो, दूसरा एसिम्पटोट के थ्रू। ठीक है, चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं, और लास्ट एग्जांपल एसिम्पटोट का। तो इफ अ हाइपरबोला passing through origin has 3x minus 4y minus 1 बराबर 0 and 4x minus 3y minus 6 बराबर 0 as its asymptotes, then find equation of ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कंजुगेट एक्सिस। अब देखते हैं इसमें किसका दिमाग चलता है। तो इफ अ हाइपरबोला पासिंग थ्रू ओरिजिन हैज दिस एंड दिस एज इट्स एसिम्पटोट्स, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ टीए एंड सीए। मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कंजुगेट एक्सिस निकालना है। ये ट्रांसवर्स एक्सिस, ये कंजुगेट एक्सिस। पर अरियंत टेन थीटा मतलब उसका स्लोप नहीं होता। अगर तुम थीटा की बात कर रहे हो तो थीटा तुम्हें ट्रांसफर एक्सिस के साथ लेना पड़ेगा, और ट्रांसफर एक्सिस भी इस बार टिल्टेड है, तो डायरेक्टली इनका स्लोप टेन थीटा बराबर बी बाई ए नहीं कर सकते। पहली बात तो ये समझ रहे हो। तो अगर तुम्हें बी बाई ए करना ही है ना, लेकिन नहीं, इनके बीच का एंगल थीटा, वो इसेंट्रिसिटी से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो थीटा को, ऐसे डायरेक्टली इस बार नहीं बोल सकते बी बाई ए, है ना। इस बार टिल्टेड वाली बातें सारी, मतलब हैज दिस कंजुगेट और ट्रांसवर्स। हाँ, मतलब हमें पता नहीं है कि हाइपरबोला टिल्टेड है कि स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मतलब एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग उसकी ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस है कि नहीं, तो डायरेक्टली अपन बी बाई ए वाला नहीं बोल सकते। चलो थोड़ा सा हिंट देता हूं कि अपने को एसिम्पटोट्स पता है, और एसिम्पटोट्स के लिए ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस क्या होती है। सही बात है अरियंत, बाकी लोग भी बोलो। ठीक है ऋषभ, पर इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी, सिंपल। हाँ हाँ ठीक है, ये मैं हूं, तुमने भी सही जवाब दिया। तो ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कंजुगेट एक्सिस क्या होती है, एंगल बाइसेक्टर्स। तो ऋषभ बाइसेक्टर भी लिखते तो मैं समझ जाता। तो एसिम्पटोट्स पता है, लेट्स से L1 और L2 पता है, तो इनके जो एंगल बाइसेक्टर्स होंगे, जिनकी इक्वेशन लिखना हमने स्ट्रेट लाइन में सीखा है, वो CA और TA होंगे।
लेकिन अब कौन सी ट्रांसवर्स एक्सिस होगी और कौन सी कंजुगेट एक्सिस होगी? और अपने को उसने ये क्यों दिया, इफ अ हाइपरबोला पासिंग थ्रू ओरिजिन? क्योंकि बाइसेक्टर में 0 0 का क्या रोल? तो अब ये भी दिमाग चलाओ, कौन सी टीए होगी कौन सी सीए होगी? बाइसेक्टर्स तो निकाल लेंगे, फॉर्मूला ध्यान हो तो प्लस माइनस करके 2 आती थी। सही बात है, तो ये कौन सी होगी? ऋषभ रीजन दो मेरे को इसका, वैसे बोला तो सही है तुमने ऋषभ, पर इसका रीजन दो मेरे को। और ये मैं हूं, जो भी तुम हो, जो तुमने लिखा है वो टीए होगा कि सीए के लिए होगा? हाँ ठीक है ना प्रियांशु, मैं तुम्हारा नाम ही पूछने वाला था कि कौन है कौन। शायद तुमने ऊपर लिखा था मैं प्रियांशु हूं ऐसा, शायद, है ना? अच्छा नहीं, चलो ठीक है। हाँ तो ठीक है ठीक है ठीक है, तो देखो उसने हमको बोला कि ये ओरिजिन भी ओरिजिन से पास करता है हाइपरबोला, तो ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कंजुगेट एक्सिस आर बाइसेक्टर्स। लेकिन टीए कौन सा बाइसेक्टर होगा? जिसमें ओरिजिन कंटेन करेगा, जो ओरिजिन को कंटेन करेगा बेसिकली, है ना? ओरिजिन को कंटेन करने का मतलब है, वापस रिवाइज करा देता हूं, ऐसा नहीं कि टीए पे ओरिजिन लाई कर रहा है, वो रीजन में ओरिजिन लाई कर रहा है ना? तो ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर्स कैसे लिखते हैं? 3x माइनस 4y माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4x माइनस 3y माइनस 6 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 5 से 5 तो कट जाएगा। हाँ, अब ओरिजिन कंटेन करने वाला, है ना? 2 1 लोग ने तो बता भी दिया आंसर, चलो बढ़िया। हाँ ठीक है ऋषभ, बढ़िया। हाँ तो ओरिजिन कंटेन करने वाली, तो हमने क्या सीखा था कि जैसे 0 0 है तो 0 0 को L1 में डालो एंड L2 में डालो, और जो साइन आ रहा है तो -1 आ रहा है और -6 आ रहा है, तो -1 इंटू -6, तो ये आया पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव वाली ओरिजिन कंटेनिंग होगी, और ओरिजिन कंटेनिंग मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस होगी, और नेगेटिव वाली कंजुगेट एक्सिस होगी। तो बस अब ये दोनों चीज निकाल लेना। क्लियर है क्या सभी को? आंसर्स में बता देता हूं। टीए आ रहा है x प्लस वाई माइनस 5, और सी ए आ रहा है x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। ठीक है दीपांशु, 1 मिनट बताता हूं वापस। ठीक है, तो देखो ये ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस टिल्टेड आई है ना? तो टिल्टेड वाले में डायरेक्टली बी बाय और वो सब नहीं बोल सकते अपन। चलो दीपांशु या जिसको भी इसमें डाउट है अभी भी वो सुन लो। सबसे पहले हमने सोचा ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कंजुगेट एक्सिस क्या होती है? एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एसिम्प्टोट्स। तो हमने उसके एंगल बाइसेक्टर्स लिख लिए, प्लस वाला और माइनस वाला। लेकिन प्लस वाला ट्रांसवर्स एक्सिस होगा कि माइनस वाला, वो कैसे पता करें? तो देखो ना, जो ओरिजिन है वो भी हाइपरबोला पे है, ऐसा उसने बोला। तो इसका मतलब है ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी बाइसेक्टर है? वो वाला बाइसेक्टर है जो ओरिजिन को अपने रीजन में कंटेन कर रहा है। तो ये हमने एक सब टॉपिक पढ़ा था, बाइसेक्टर कंटेनिंग अ पॉइंट, और ओरिजिन तो उसमें देखा ही देखा था। दीपांशु जाके रिवाइज करना अगर ध्यान नहीं है तो बाइसेक्टर कंटेनिंग अ पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, तो वो कौन सा होता है? मतलब उसमें साइन पता करना होता है कि प्लस वाला है कि माइनस वाला। तो कैसे पता करते हैं? वो पॉइंट L1 और L2 दोनों इक्वेशन में डालो, और जो उनका प्रोडक्ट का साइन आ रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव आया 0 0 डालने पर, 0 0 डाला -1, 0 0 डाला -6, तो पॉजिटिव वाला एंगल बाइसेक्टर ओरिजिन को कंटेन करेगा, और ओरिजिन को कंटेन कौन कर रहा है? ट्रांसफर एक्सिस कर रही है। दीपांशु समझ में आया क्या?
कंटेन करना मतलब उसके रीजन में है, कंजुगेट एक्सिस के रीजन में नहीं है। ठीक है, क्लियर है ना? ये हमने देखा था कि हाँ ये 4 रीजन बनते हैं, रीजन 1, रीजन 2, 3 और 4। तो अगर कोई पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा होता है तो वो बाइसेक्टर 1-3 वाला वो चाहिए हमको, तो वो कैसे निकालते हैं साइन वैसा। चलो ठीक है, तो इक्वेशंस बता दी, इसको वो कर लेना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। और वो सेंटर वाला भी एक बार चाहो तो लिख लेना, ठीक है ना, कि सेंटर कैसे निकालते हैं। सेंटर निकालते हैं बाय सॉल्विंग डेल एफ बाय डेल एक्स बराबर 0 एंड डेल एफ बाय डेल वाई बराबर 0। नहीं तो फिर वो दिमाग में ही रह जाएगा, स्किप हो जाएगा, मतलब उसको लिख लेना एक बार। और चाहो तो किसी एक इक्वेशन का निकाल के भी देख लेना। चलो, तो अब अपन बढ़ते हैं आगे। एक नया टॉपिक अपन ने एसिम्प्टोट देखा हाइपरबोला में, जो कि एलिप्स वगैरह में नहीं था। हाँ प्रशांत, ठीक है। एक और नया टॉपिक, मतलब नया तो टॉपिक क्या, जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, उस पे अपने को करनी है चर्चा, है ना। हाँ इसके क्वेश्चन अच्छे होते हैं, मतलब डिफर कर रहे हैं कांस्टेंट से, एंगल बाइसेक्टर सोचना पड़ गया अपने को, काफी कुछ सोचना पड़ गया इसमें। चलो तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आगे भी बढ़ना है अपने को, और इतना सफिशिएंट है एसिम्प्टोट को लेकर। तो एसिम्प्टोट पे देखो जेईई मेंस में तो बहुत ही रेयर चांस है कि क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो फिर भी आगे बढ़ते हैं। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन हमने देखी थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, जहां पर ए और बी बराबर था और इसेंट्रिसिटी √2 थी। सही है। ये इसकी एसिम्प्टोट्स थी 45 डिग्री वाली, तो ये लाइन है y बराबर x और ये लाइन है y बराबर -x, ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। सही बात है। तो इसकी एसिम्प्टोट्स थी y बराबर +-x, ये ऑलरेडी अपन सब देख चुके हैं। अब देखो, है ना, इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का नया रूप देखते हैं। तो नया रूप क्या, मैं दो चीजें बोल रहा हूं, ये अपनी एक्स एक्सिस है, ये अपनी वाई एक्सिस है, ठीक है। और एक तो ये वाला पॉइंट भी देखो, ये वाला पॉइंट a,0 है, ठीक है। रुक जाओ, ये सेंटर सी, ये पॉइंट a,0। अब देखो मैं बोल रहा हूं कि ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो सिस्टम है, हमने रोटेशन ऑफ एक्सिस करके टॉपिक पढ़ा था। तो अगर मैं ये एक्स और वाई एक्सिस को क्लॉकवाइज 40 डिग्री घुमा दूं, मैं ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमा दूं, तो क्या मैं बोलूं ये जो मेरी एसिम्प्टोट है वही मेरी एक्सिस बन जाएगी। तो फिगर को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, क्या ऐसा बन जाएगा? ये एक्सिस और ये हाइपरबोला, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इमेजिन करो इसको, वापस देखो, अगर एक्स और वाई एक्सिस को मैंने पकड़ के एसिम्प्टोट और पैराबोला को ऐसा ही रखो, सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस को क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमा दो, है ना, इसको भी घुमाना है 45 डिग्री, तो ये वाई एक्सिस ये वाली लाइन हो जाएगी और ये एक्स एक्सिस ये वाली लाइन हो जाएगी। तो जो मेरा एसिम हाइपरबोला है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है।
या फिर इसको मैं दूसरे सेंस में बोलूं कि मेरी एक्स और वाई एक्सिस तो वहीं की वहीं है, ये मैंने पूरा अरेंजमेंट जो ऊपर रेड और ग्रीन से जो अरेंजमेंट है दैट इज एसिम्पटोट एंड हाइपरबोला, उसको मैं 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूं तो एक ही बात हुई ना, ठीक है। तो मैं पूरे अरेंजमेंट को या तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूं, तो दोनों बातें सेम है, कुछ भी करो, है ना। तो नए रूप में जो हमने अभी नीचे लिखा है उसकी इक्वेशन हाइपरबोला की क्या होगी वो देखते हैं। तो इसके भी अगेन दो तरीके, जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है। तो एक तरीका तो जो हमने स्ट्रेट लाइन में जब मैंने तुमको रोटेशन ऑफ एक्सिस पढ़ाया था, तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई और कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के बीच में एक रिलेशन बताया था, है ना, वो टेबल वेबल बना के कि एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा और वो सब। तो यहां पर तुम्हें स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के टर्म्स में लिखना चाहिए। एक तरीका तो वो थोड़ा सा लेंदी तरीका होता है, हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं और इजी वाला। तो इजी वाला क्या, तो अब ये नया हाइपरबोला इधर से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या मैं बोलूं इस हाइपरबोला के लिए जो नीचे वाला है, पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स की इक्वेशन, ये एक्स एक्सिस एसिम्पटोट है ना, और ये वाई एक्सिस भी एसिम्पटोट है। हाँ आर्यन सही बात है। तो क्या मैं बोलूं एक्स वाई बराबर 0, ये पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स की इक्वेशन है, क्योंकि एक्स बराबर 0 एंड वाई बराबर 0, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स वाई बराबर 0, ये है पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स। तो क्या हम बोले हमारा हाइपरबोला, हमारा हाइपरबोला क्या होगा, एक्स वाई बराबर के, एक्स वाई बराबर के होगा क्योंकि वही कांस्टेंट से डिफर करेगा। एंड अब के कैसे निकालें, तो के ऐसे निकालते हैं कि जो वर्टेक्स ए था ऊपर, ऊपर जो वर्टेक्स ए था ए कॉमा 0, अगर उसको मैं 45 डिग्री, उसको अगर मैं 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो हुआ क्या, हुआ ये कि क्या मैं बोलूं अब ये वाली लाइन y बराबर x है और ये वाली लाइन y बराबर माइनस एक्स है ना। तो y बराबर x इस बार ट्रांसवर्स एक्सिस है ना। ये फिगर थोड़ा नीचे कर लो, दोनों मिक्सअप नहीं करना है। ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि इस बार ये हो जाएगी ट्रांसवर्स एक्सिस और ये हो जाएगी कंजुगेट एक्सिस, सही बात है। तो अब मैं था उस पॉइंट पे, तो क्या मैं बोलूं ये जो इस बार पॉइंट ए आने वाला, या ए डैश कह लो इसको, जो भी कह लो, तो ये ओ ए डैश लेंथ तो स्मॉल ए रहने वाली है, ओ ए डैश जो लेंथ है यहां लिख देता हूं, वो ए रहने वाली है क्योंकि उसको बस हमने रोटेट किया है, तो लेंथ तो ए ही रहेगी। और ये एंगल 45 डिग्री है, तो क्या मैं ए डैश के कोऑर्डिनेट ए कॉस 45 कॉमा ए साइन 45 बोल सकता हूं, विच इज ए बाय रूट टू कॉमा ए बाय रूट टू, सही है क्या। तो क्या मैं बोलूं ये ए बाय रूट टू कॉमा ए बाय रूट टू इस हाइपरबोला को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो एक्स वाई बराबर के है ना, तो x की जगह a बाय रूट टू डालो और y की जगह भी a बाय रूट टू डालो, तो बराबर k। तो यहां से k की वैल्यू क्या आई, a स्क्वायर बाई 2। तो इसीलिए हमारे हाइपरबोला की, नए हाइपरबोला जो आया उसकी इक्वेशन है एक्स वाई बराबर a स्क्वायर बाई 2। एंड इसी a स्क्वायर को अपन c स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं कि लेट्स से अब इसको नया बोलते हैं c स्क्वायर, है ना। a स्क्वायर बाई 2 खत्म करते हैं, इसको c स्क्वायर बोलते हैं। तो ओ ए डैश की लेंथ ए थी क्योंकि उसको बस रोटेट किया हमने, एंड ए डैश के हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। तो अब सारी बातें अपन मैक्सिमम बातें सी के टर्म्स में ही करेंगे, है ना।
क्योंकि तुम्हें अब इक्वेशन तो एक्स वाई बराबर 4 ऐसी दी जाएगी ना, तो तुम सी के टर्म्स में देखो, ए स्क्वायर बाई 2, ए को छोड़ो अब, ठीक है। तो यहां से हमने देखा एसिम्टोट्स की इक्वेशन कैसे डिराइव हुआ ये सब, ठीक है। तो अब अपन आते हैं इसके फिगर वगैरह पे। तो एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर, एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर पे आते हैं। यहां तक नोट करो, हाँ अगर अभी तक नोट नहीं किया हो तो करो नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। अब वापस से इस हाइपरबोला की अपने को हिस्ट्री निकालनी है, मतलब पूरी, है ना, क्या डायरेक्ट्रिक्स है, क्या वर्टेक्स है, वगैरह वगैरह। तो ये एक स्टेटमेंट लिख देना कि इफ द अरेंजमेंट ऑफ asymptote and hyperbola is rotated by 45 डिग्री in एंटी क्लॉकवाइज मैनर, तो हमारा नीचे वाला फिगर बनेगा, है ना। हाइपरबोला को एंटी क्लॉकवाइज, एक्सिस को रोटेट कर रहे हो तो क्लॉकवाइज। अरे तब देखो हाइपरबोला में कभी क्वेश्चन नॉर्मल वगैरह पे आ जाता है, कभी टेंजेंट पे आ जाता है, और कभी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे भी आ जाता है। तो ऐसा बोल नहीं सकते कौन इंपॉर्टेंट है। अब वो डिपेंड करता है तुम्हारे पेपर में क्या क्वेश्चन आता है, और जरूरी भी नहीं हाइपरबोला से आए, हो सकता है पैराबोला एलिप्स से आ जाए। तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते, पर हाँ सब पता होना चाहिए, नॉर्मल भी आना चाहिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये भी आना चाहिए अपने को, एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर। तो वैसे बड़ा सिंपल ही है ये, ठीक है। अभी देखते हैं इसके बारे में चीजें। यार ऋषभ एग्जैक्टली ध्यान नहीं, पर एक बार देख लेना यार बुक। मेरे ख्याल से तो एसिम्टोट्स एनसीईआरटी में नहीं होगा, बोर्ड सिलेबस में है क्या एसिम्टोट्स? कोनिक सेक्शन ही ज्यादा नहीं होता इसमें। हाँ नहीं है ना, बाकी लोग कह रहे नहीं है। हाँ बहुत कम ही होगा, बोर्ड में तो बहुत कम ही होगा। तो एक बार बुक रेफर करो, क्योंकि हमारे टाइम से थोड़ा इधर चेंज भी हुई है बुक्स वगैरह, तो मेरे को एक बार वैसे भी देखना पड़ेगा। चलो यहां तक नोट किया सभी ने, एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर तक। अब आते हैं इसके पूरे डायग्राम वगैरह पे वापस फिर से। ठीक है, ये रहा अपना हाइपरबोला, ये इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस y बराबर x, ये इसकी कंजुगेट एक्सिस y बराबर माइनस x, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, जो कि है एसिम्टोट्स, ये वर्टेक्स v, ये वर्टेक्स v डैश, v के कोऑर्डिनेट्स। अब देखो,
अगर तुम एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई 2 अगर ध्यान रखते हो बाई चांस, है ना, तो यहां से क्या रिलेशन पता चलता है कि c बराबर a बाई रूट 2 होता है, c बराबर a बाई रूट 2 होता है। तो वो a डैश के कोऑर्डिनेट्स दैट इज वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट a बाई रूट 2 कॉमा a बाई रूट 2 आए थे। तो a बाई रूट 2 कॉमा a बाई रूट 2 क्या हुआ, c कॉमा c। तो या तो ऐसे सोचो या फिर और सिंपल तरीका सोचने का कि एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर एंड y बराबर x को सॉल्व करो, है ना, क्योंकि ट्रांसवर्स एक्सिस और हाइपरबोला इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वर्टेक्स ही तो आएगा। तो अगर x और y बराबर है, x और y बराबर है तो c कॉमा c तो आएंगे पॉइंट, तो एक c कॉमा c आएगा और एक माइनस c कॉमा माइनस c आएगा। तो ये और भी ज्यादा बेटर तरीका है इसको देखने का। तो माइनस c कॉमा माइनस c और c कॉमा c इसके हो गए वर्टाइसेस, ठीक है। वापस कह देता हूं, है ना, चलो पहले फोकस, चलो फोकस देखते हैं S1 और S2। तो OV का लेंथ कितना है, OV का लेंथ था वैसे A के बराबर, लेकिन अब C के टर्म्स में बोलोगे तो √2C। OV का लेंथ √2C है ना, क्योंकि C कॉमा C की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो OS1 कितना होगा, और मतलब यही तुम्हारे लिए A है बेसिकली। A मतलब समझ रहे हो ना, वही ओरिजिन का वर्टेक्स से डिस्टेंस, तो वही ऊपर भी वही आया था A बराबर √2C, है ना, ये तुम्हें हर बार दिखने को मिलेगा। चलो तो मैं बोल रहा हूं OS1 का लेंथ कितना होगा, सेंटर का फोकस से डिस्टेंस क्या होता है AE, तो AE मतलब इसेंट्रिसिटी तो √2 है, तो ये होता है AE, तो AE मतलब 2C हो जाएगा। हाँ आर्यन, तो √2C मतलब E को मल्टीप्लाई कर दो। हाँ ऐसा भी सोच सकते हो, ये √2C में E मल्टीप्लाई होगा, √2C में E मल्टीप्लाई होगा। तो ये तो OS1 का लेंथ आ गया 2C, तो S1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 2C cos थीटा कॉमा 2C sin थीटा ना, S1 2C cos थीटा कॉमा 2C sin थीटा, तो क्या आ गए √2C कॉमा √2C। आई बात समझ में। तो S1 के कोऑर्डिनेट्स हो गए √2C कॉमा √2C, और S2 के कोऑर्डिनेट जस्ट इसके नेगेटिव, माइनस √2C कॉमा माइनस √2C। तो वर्टेक्स होता है C कॉमा C सिंपली, क्योंकि C इंटू C स्क्वायर होता है ऐसा समझो, और फोकस होता है उसमें √2 मल्टीप्लाई कर दो, या तो ऐसे ध्यान रखो √2C कॉमा √2C, तो बार बार देखना नहीं पड़ेगा डिस्टेंस वगैरह के हिसाब से, C कॉमा C √2C कॉमा √2C। तो ये आ गए हमारे वर्टेक्स एंड फोकस। अब आते हैं अपन डायरेक्ट्रिक्स पर। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ऐसी कुछ होगी, एक यहां पर और एक यहां पर। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कैसे निकालें, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कैसे निकालें। पर अरियन ठीक है ये डिस्टेंस होगी, है ना, तो चलो लेट से इस पॉइंट को मैं M कह लेता हूं M1, और इस पॉइंट को लेट से M2 कह लेता हूं। तो OV जो लेंथ है उसका डिवाइडेड बाय, पहली बात तो देखो डायरेक्ट्रिक्स जो है ना वो पैरेलल टू कंजुगेट एक्सिस है, तो कंजुगेट एक्सिस क्या लाइन है x प्लस वाई बराबर 0, तो क्या डायरेक्ट्रिक्स होगी x प्लस वाई बराबर k जैसी। हाँ स्लोप -1, तो इसीलिए मैंने बोल दिया कि कंजुगेट एक्सिस के पैरेलल तो x प्लस वाई बराबर k। अब k कैसे निकाले, या तो पॉइंट M1 निकाल ले अपन, है ना,
तो M1 निकालने के लिए पहले OM1 देखते हैं। तो OM1 क्या होगा, जो बेसिकली A बाई E, तो OVA है, तो OM1 होगा √2C बाई E, A बाई E मतलब है ना, OV बाई E, तो √2 से √2 कैंसल, C आ गया, तो OM1 का लेंथ C आ गया। तो या तो पॉइंट M1 ही निकाल लो, तो क्या मैं बोलूं M1 होगा C बाई √2 C बाई √2, समझ रहे हो, C cos थीटा C sin थीटा, और ये M को ये डायरेक्ट्रिक्स पे सेटिस्फाई करा दो, और M1 ये, तो M2 इसका जस्ट नेगेटिव होगा, समझे क्या, x प्लस वाई बराबर k में डाल दो, तो C बाय √2 प्लस C बाय √2 बराबर k, तो यहां से k की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स ऑफ C बाय √2 विच इज √2C। तो डायरेक्ट्रिक्स की हमारी इक्वेशन आ गई x प्लस वाई बराबर प्लस माइनस √2C, माइनस वाली वो नीचे वाली, समझ में आई क्या बात। क्लियर है, एक साथ नोट कर लेना अगर नोट नहीं कर रहे हो तो, है ना, पर एक बार समझते चलो फटाफट। डायरेक्ट्रिक्स के बाद लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस दोनों सेम होती है, पहली बात तो, क्योंकि A बराबर B होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में, तो ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस का लेंथ OV का डबल होगा, और OV कितना है √2C, तो 2 √2C होगा, सही बात है क्या, 2 √2C, और ये कैसे लिखा मैंने, ट्वाइस ऑफ OV, एंड क्या मैं बोलूं, यही लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी होगा, क्योंकि लेटस रेक्टम होता है 2B स्क्वायर बाय A, तो A और B बराबर, तो वही 2B के बराबर या 2A के बराबर, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी यही हो गया। फिर ऑक्सिलरी सर्कल क्या होगा, ऑक्सिलरी सर्कल होता है उसकी ट्रांसवर्स एक्सिस पे जो बनता है, तो क्या मैं बोलूं, रेडियस OV होगा, तो OV मतलब √2C, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर √2C का होल स्क्वायर, तो विच इज 2C स्क्वायर, तो ये आ गया ऑक्सिलरी सर्कल। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई बराबर C स्क्वायर के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं CT कॉमा C/T, है ना, मतलब वही जैसे पैराबोला में लिखे थे ना, तो x को, मतलब तुम तो या तो ऐसे समझो कि CT कॉमा C/T इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो C स्क्वायर बन रहा है ना, तो इसलिए CT कॉमा C/T, या x को CT रख दिया, x को CT रख दिया, तो y क्या होगा, C से C कैंसिल, C/T, ऐसे समझ लो, जैसे भी समझ लो। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स इसके होते हैं CT कॉमा C/T, जैसे पैराबोला के थे 80 स्क्वायर कॉमा 280, एंड यहां पर t को 0 नहीं डालेंगे, t इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि t को 0 डालने पर वो, ऐसा समझ लो y कोऑर्डिनेट इंफिनिटी जा रहा है, 0 कॉमा इंफिनिटी, तो वो 0 कॉमा इंफिनिटी एक्चुअली पॉइंट बोल भी नहीं सकते और है भी नहीं इस पे, 0 पे इंफिनिटी। यहां तक सब कुछ क्लियर, करो नोट। बस इसमें एक दो चीजें और बोलूंगा, है ना, फिर अपन आज का वाइंड अप करेंगे, फटाफट एक बार नोट कर लो। अच्छा आर्यन, स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, फिगर सबने बना लिया,
तो कर दूं स्क्रॉल डाउन? है ना? हाँ, वैसे m1 के कोऑर्डिनेट्स क्या आए थे? c/√2, c/√2। तो ये वैसे बेटर है अगर इस तरह से याद करो तो। क्या बेटर है कि वर्टेक्स c, √2 मल्टीप्लाई करोगे तो फोकस पे पहुंच जाओगे, √2 डिवाइड करोगे तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पे आ जाओगे। तो ये एक बेटर तरीका याद करने का, है ना? बार बार अपने को सब डिस्टेंस और ये सब नहीं देखना पड़ेगा, डायरेक्ट्रिक्स भी उससे फटाफट बता पाओगे। चलो लिखो फटाफट ये सब। और ये दोनों वर्टेक्स आए, v और v डैश। ठीक है अतिका, बाकी लोग भी नोट कर ले, फिर अपन एक दो चीजें और देख लेते लास्ट की इसमें। हो गया सबका नोट? चलो तो एक लास्ट चीज देख लेते हैं, है ना? कि जैसे एक्स वाई बराबर मान लो 9 आ गया, तो ये 3 स्क्वायर है, तो यहां पर तुम्हारा सी हो गया 3। सबको समझ में आ रहा है? और ये इस तरह का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। लेकिन अगर लेट से एक्स वाई बराबर -9 दे देता ही, दैट इज -3 का स्क्वायर, तब कोई बताएगा क्या चेंज आएगा इसमें? मतलब एक्स वाई बराबर -c² की बात कर रहा हूं मैं। कोई बताएगा इसमें क्या चेंज आएगा? फिगर में पूछ रहा हूं मेनली तो मैं। हाँ सही बात है अरियंत। तो सिंपली क्वाड्रेंट्स चेंज हो जाएंगे, क्योंकि एक्स वाई बराबर पॉजिटिव था ऐसा समझो, तो या तो एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हो सकते थे या दोनों नेगेटिव ऊपर वाले केस में। अब यहाँ एक्स वाई का प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा तो दूसरे को नेगेटिव, तो ऐसा सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो ये अपने क्वाड्रेंट चेंज कर लेंगे, सेकंड और फोर्थ में चले जाएंगे, बस बाकी ऑलमोस्ट पूरा सेम रहेगा, है ना? मतलब तुम ऐसा समझ सकते हो, एक्स की जगह -x चला गया, या फिर एक बार y की जगह माइनस, हाँ मतलब x की जगह -x तो मिरर मिरर इमेज हो गया। मतलब बेसिकली x एक्सिस और y एक्सिस के अबाउट किसी के भी एक के अबाउट मिरर इमेज ले लो, है ना? चलो तो एक चेंज तो ये, और दूसरा
अगर मान लो x माइनस अल्फा इंटू वाई माइनस बीटा बराबर सी स्क्वायर लिखा है, तो इसका क्या मतलब है? कि ये हाइपरबोला अल्फा कॉमा बीटा पे शिफ्टेड है, मतलब इसका सेंटर 0 0 नहीं है, अल्फा कॉमा बीटा है, बस इतनी सी बात है। तो इस तरह से इसकी ज्योमेट्री देखी जा सकती है। ठीक है, चलो इतना नोट करो, और एक और पॉइंट इसमें बोलूंगा, इतना नोट करो, एक लास्ट पॉइंट और। चलो ठीक है अरियंत। चलो एक लास्ट चीज बताता हूं, है ना। अगर तुमने रिलेशन एंड फंक्शन में शायद इस तरह के क्वेश्चन अभी तक देखे हो या कहीं भी देखे हो, y बराबर लेट से x प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन, नहीं नहीं, x प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू, लीनियर अपॉन लीनियर, है ना। क्वाड्रेटिक फंक्शन में भी हो सकता है, तुमने जैसे क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक होता है तो वहां भी लीनियर अपॉन लीनियर देखा हो बाय चांस, तो वहां पे या रिलेशन एंड फंक्शन में हो सकता है देखा हो। तो डोमेन एंड रेंज पूछी जाती है इसकी, है ना। ये अपन 12th में भी अगर फंक्शंस पढ़ेंगे तो वहां भी देखेंगे। तो यहाँ पर डोमेन एंड रेंज पूछी जाती है इस फंक्शन की। तो डोमेन तो क्लियरली दिख रही है ना, कि आप x को 2 नहीं डाल सकते, मतलब x बिलोंग टू एवरी रियल नंबर है एक्सेप्ट फॉर 2। y के लिए क्या बोलते हैं? y सारे रियल नंबर्स लेगा या क्या? लीनियर अपॉन लीनियर में किसी को आइडिया y के बारे में? कुछ कमेंट होता है इस पे, y भी कुछ वैल्यू छोड़ेगा। हाँ ठीक है, सही है अरियन। तो तुम लोगों ने सीखा होगा कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x एज अ फंक्शन ऑफ y बना लो। तो एक्स वाई माइनस टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो x कॉमन लिया तो y माइनस वन बराबर टू वाई प्लस टू। तो x बराबर टू भी कॉमन ले लो चाहो तो y प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन। तो यहां से क्या समझ में आता है कि y कांट बी इक्वल टू वन, क्योंकि y डिनोमिनेटर में चला गया। सही बात है, ऐसे ही करते थे लीनियर अपॉन लीनियर में, है ना, उसका रेंज निकालना होता था। तो अब इसका दूसरा तरीका देखो, और इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से कैसे रिलेट करें वो देखो। मेथड 2 करके ऐसा समझ लो। तो x प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू, क्या अपन इसको x माइनस टू प्लस फोर अपॉन एक्स माइनस टू ऐसा नहीं लिख सकते? ऊपर माइनस टू प्लस फोर कर दिया उसको, ताकि मैं इसको वन प्लस फोर अपॉन एक्स माइनस टू लिख सकूं। सही बात है क्या? तो देखो रेंज यहां से भी समझी जा सकती है, वैसे तो सिर्फ इतने से ही। डोमेन तो अपन समझ ही लेते हैं कि x2 नहीं हो सकता, रेंज यहां से भी समझ सकते हैं। नहीं अरियंत, क्या पूछ रहे हो? ऐसा क्यों किया, ये पूछ रहे हो? ठीक है, वो मैं बताता हूं। दूसरी बात, यहां से भी रेंज बोल सकते कि y वन नहीं हो सकता। क्यों y वन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये एग्जैक्टली जीरो नहीं हो सकता कभी भी। क्योंकि जब x को तुम टेंडिंग टू इंफिनिटी डालोगे, टेंडिंग टू इंफिनिटी डालोगे तो समथिंग अपॉन इंफिनिटी टेंडिंग टू जीरो होता है, एग्जैक्टली जीरो नहीं होता। तो एग्जैक्टली जीरो नहीं होता तो ये वैल्यू एग्जैक्टली वन नहीं होगी। तो यहां से भी समझा जा सकता है कि y वन नहीं होगा, दूसरा तरीका समझने का। और वैसे तो यहाँ ठीक है, वो तीसरा तरीका और देख लेंगे, है ना। बाकी फिलहाल अब नेक्स्ट चीज, y माइनस वन बराबर फोर अपॉन एक्स माइनस टू। सही बात है क्या? और अब ये क्या बन गया,
y माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 4। तो ये तो एक क्या था, लीनियर अपॉन लीनियर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था। तो अगर हमको इधर क्लियरली बोला जाए कि ये है, तो हम सीधा सीधा बोलते हैं, जवाब देते हैं कि ये तो 2,1 पे 2,1 पे एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जिसका सेंटर 2,1 है वो है। तो अब दिख रहा है ना, ऑब्वियस सी बात है, तुमको x2 नहीं डाल सकते और y1 नहीं डाल सकते, तो अब ग्राफिकली भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये था इसका दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका भी ऐसा समझ सकते थे, y बराबर एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, कि जब x को तुम टेंडिंग टू इंफिनिटी डालोगे तो ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी बेसिकली 1 बनेगा। इसको ऐसे मत देखो, इसको दोनों तरफ x से डिवाइड कर दो, ऊपर और नीचे। ये सब अपन फंक्शंस वगैरह में ज्यादा डील करेंगे। हाँ, अब देखो x को इंफिनिटी डालो तो 2 बाई इंफिनिटी 0 होता है, 2 बाई इंफिनिटी 0 होता है, लेकिन टेंडिंग टू 0 होता है, तो 1/1। तो ये 1/1 एग्जैक्टली जो 1 होता है वो नहीं बनेगा कभी। तो ये तीसरा तरीका बोलने का है ना। तो ये सब मैंने तुमको थोड़ा बताया और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था तो उससे रिलेट कर दिया। बाकी ये थोड़े क्वेश्चंस लिमिट्स वगैरह जब पढ़ेंगे तो लिमिट्स में आएंगे, फंक्शंस में आएंगे, तो वहां ये सब ज्यादा देखते हैं, इन्फिनिटी डाल रहे तो क्या हो रहा है ना। तो ये सब चीजें वहां ज्यादा देखते हैं अपन, पर फिर भी मैंने थोड़ा रिलेट करके यहाँ बता दिया, बस यहाँ इतना ही था। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बेसिकली लीनियर अपॉन लीनियर होता है। चलो कर लो नोट इसको जैसे भी करना है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम से, ठीक है।